कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे द्वीप पर हैं जहां समय जैसे ठहर गया है। चारों तरफ नीला समंदर है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपके सामने एक 102 साल की दादी माँ खड़ी हैं, जो बिना किसी लाठी के सहारे अपने बगीचे में काम कर रही हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य मुस्कान है। ये जगह है जापान का ओकिनावा। दुनिया भर के वैज्ञानिक और लेखक हैरान थे कि यहाँ के लोग इतना लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जी लेते हैं। क्या ये उनका खाना है? क्या ये उनकी कसरत है या कुछ और? लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी यात्रा शुरू की, और उन्हें जो जवाब मिला वो सिर्फ एक शब्द था: इकिगाई। अध्याय 1, इकिगाई का असली मतलब। इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है सुबह बिस्तर से उठने का कारण। ओकिनावा के लोगों के पास रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। वे मानते हैं कि जिस दिन इंसान ने कुछ करना छोड़ दिया, उसी दिन उसके जीवन का अर्थ खत्म हो गया। वहां एक बुजुर्ग मछुआरा है जो 90 साल की उम्र में भी रोज सुबह समुद्र में जाता है। क्यों? क्योंकि मछली पकड़ना उसका इकिगाई है। एक दादी माँ है जो अपने परपोतों के लिए कपड़े बुनती है, वो उसका इकिगाई है। इकिगाई को समझने के लिए आपको 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, आपको क्या पसंद है? दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं? तीसरा, दुनिया को क्या चाहिए? चौथा, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? जब ये चारों चीजें आपस में मिलती हैं, तो वो स्वीट स्पॉट आपका इकिगाई है। अगर आप सिर्फ वो कर रहे हैं जिससे पैसे मिलते हैं, तो आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। अगर आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, तो आप गरीब रहेंगे। संतुलन ही जीवन है। अध्याय 2, लोगोथेरेपी और विक्टर फ्रैंकल की कहानी। लेखक हमें द्वितीय विश्व युद्ध के काले दिनों में ले जाते हैं। वे जिक्र करते हैं विक्टर फ्रैंकल का, जो नाजी यातना शिविरों में कैद थे। वहां उनके पास न खाना था, न कपड़े, न सम्मान। हर तरफ मौत नाच रही थी। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत थे, वे जल्दी मर गए, लेकिन जो लोग मन से मजबूत थे, जिनके पास जीने की एक वजह थी, चाहे वो अपनी पत्नी से दोबारा मिलना हो या अपनी अधूरी किताब पूरी करना हो, वे जिंदा बच गए। फ्रैंकल ने इसे लोगोथेरेपी कहा। इकिगाई इसी का जापानी रूप है। अगर आपके पास जीवन का एक क्यों है, तो आप किसी भी कैसे को बर्दाश्त कर सकते हैं। अध्याय 3, फ्लो, वर्तमान में खो जाने का जादू। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें आप इतने डूब गए कि आपको समय का पता ही नहीं चला? 3 घंटे निकल गए और आपको लगा अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। इसे कहते हैं फ्लो की स्थिति। ओकिनावा के लोग अपने हर काम में फ्लो ढूंढ लेते हैं। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में हम मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे हैं। हम खाना खाते वक्त फोन चलाते हैं, काम करते वक्त गाने सुनते हैं। इससे हमारा दिमाग कभी शांत नहीं होता। फ्लो में जाने के 3 नियम। पहला, एक समय में एक काम। जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखें। जब आप नहा रहे हैं तो सिर्फ पानी को महसूस करें। दूसरा, चुनौती का सही स्तर। काम इतना आसान न हो कि बोरियत हो जाए और इतना मुश्किल न हो कि डर लगने लगे। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करें। फोन, नोटिफिकेशंस और शोर शराबे से दूर होकर ही आप अपने काम से इश्क कर सकते हैं। जापान में एक ताकुमी होता है, एक ऐसा कारीगर जो 50 साल से सिर्फ एक ही काम कर रहा है। वो अपनी कला में इतना डूब चुका है कि उसका काम ही उसकी इबादत बन गया है। अध्याय 4, लंबी उम्र का जापानी खान पान। लेखक जब ओगिमी गांव में रहने गए तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग क्या खाते हैं। वहां के बुजुर्गों का सबसे बड़ा नियम है हारा हाची बू। इसका मतलब है तब तक खाएं जब तक आपका पेट 80% न भर जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब हम थोड़ा कम खाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। हमारा शरीर ऊर्जा को खाना पचाने के बजाय कोशिकाओं की मरम्मत में लगाता है। ओकिनावा की थाली में क्या होता है? विविधता। वे एक दिन में कम से कम 18-20 अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। रंग। उनकी थाली इंद्रधनुष की तरह होती है। लाल मिर्च, हरी गोभी, बैंगनी शकरकंद। चीनी और नमक की कमी।
वे चीनी लगभग न के बराबर खाते हैं। ग्रीन टी, वे दिन भर सामपिन चा यानी जैस्मिन टी पीते हैं, जो कैंसर और दिल की बीमारियों से बचाती है। अध्याय 5, तनाव का प्रबंधन। लेखक बताते हैं कि आज के दौर में तनाव सबसे बड़ा कातिल है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है, जो उम्र को तेजी से घटाता है। ओकिनावा के लोग तनाव को पास नहीं आने देते। वे कैसे करते हैं? वे बहुत धीरे चलते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं। वे हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं। वहां के लोग मानते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। वे कहते हैं, जल्दबाजी करना छोड़ दो, क्योंकि आप जितनी जल्दी भागेंगे उतनी ही जल्दी मौत के करीब पहुंचेंगे। अध्याय 6, मोआई, अकेलेपन का अंत। लेखक जब ओकिनावा की गलियों में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि शाम के वक्त बुजुर्गों के छोटे छोटे समूह जमा होते हैं। वे हंसते हैं, चाय पीते हैं और सट्टेबाजी यानी हल्के फुल्के खेल करते हैं। इसे जापान में मोआई कहा जाता है। ये सिर्फ एक सोशल ग्रुप नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। ओकिनावा में हर बच्चा एक मोआई का हिस्सा बनता है। मोआई के सदस्य एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। अगर समूह के किसी सदस्य को पैसों की जरूरत हो या कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा ग्रुप उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि अकेलापन उतना ही खतरनाक है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। ओकिनावा के पास इसका इलाज सदियों से है। उनकी लंबी उम्र का राज ये यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा समुदाय मेरे साथ है। अध्याय 7, सक्रिय रहने का रहस्य। लेखकों ने एक बड़ी दिलचस्प बात नोट की। ओकिनावा के बुजुर्ग जिम नहीं जाते, वे ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ते, फिर भी वे फिट हैं। कैसे? इसका राज है रेडियो ताइसो। ये एक जापानी वार्म अप एक्सरसाइज है जो पिछले 100 सालों से रेडियो पर प्रसारित की जा रही है। इसमें शरीर को मोड़ने, खींचने और जोड़ों को हिलाने जैसी बहुत ही सरल हरकतें होती हैं। गांव के सभी लोग सुबह उठकर इसे एक साथ करते हैं। इसके अलावा वे कभी एक जगह घंटों नहीं बैठते। वे अपने बगीचे में काम करते हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उठते बैठते वक्त उनकी टांगों की कसरत होती है, और हर जगह पैदल जाते हैं। वे कहते हैं, जैसे पानी रुक जाने पर सड़ जाता है, वैसे ही शरीर रुक जाने पर बीमार हो जाता है। अध्याय 8, रेजिलियंस और वाबी साबी, मुसीबतों से लड़ना। जीवन हमेशा फूलों की सेज नहीं होता। ओकिनावा ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भयानक तबाही देखी थी, लेकिन वहां के लोग टूटे नहीं। उनमें एक गुण है जिसे कहते हैं रेजिलियंस। जापानी दर्शन वाबी साबी उन्हें सिखाता है कि दुनिया की हर चीज अधूरी, अस्थायी और अपूर्ण है। अगर कोई चाय का प्याला टूट जाए तो जापानी उसे फेंकते नहीं, वे उसे सोने से जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि दरारें पड़ने के बाद वो प्याला और भी कीमती और सुंदर हो गया है। यही नजरिया वे अपनी मुश्किलों पर भी लागू करते हैं। वे अपनी गलतियों और दुखों को छिपाते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनते हैं। वे जानते हैं कि बुढ़ापा या बीमारी प्रकृति का हिस्सा है और वे उसे सहजता से स्वीकार करते हैं। अध्याय 9, प्रकृति की गोद में वापसी। लेखक बताते हैं कि मनुष्य हजारों सालों तक जंगलों और प्रकृति के बीच रहा है। पिछले कुछ सालों में ही हम कंक्रीट के जंगलों में बंद हुए हैं। ओकिनावा के हर घर में एक बगीचा होता है। जापान में एक शब्द है शिनरिन योकू, जिसका मतलब है फॉरेस्ट बाथिंग या जंगल में नहाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाल्टी लेकर जंगल जाएं, बल्कि इसका मतलब है अपनी सभी इंद्रियों से प्रकृति को महसूस करना। पेड़ों की गंध, पक्षियों की आवाज और ताजी हवा हमारे तनाव को 50% तक कम कर देती है। अध्याय 10, इकिगाई के 10 सुनहरे नियम। यात्रा के अंत में लेखकों ने ओकिनावा के उस जादुई जीवन को 10 नियमों में समेट दिया जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। पहला, हमेशा सक्रिय रहें। कभी भी ये ना कहें कि मैं अब काम नहीं करूंगा। अपने शौक को जिंदा रखें। दूसरा, जल्दबाजी छोड़ें। धीमी गति से चलना आपको जीवन के नज़ारे देखने का मौका देता है। तीसरा, पेट को 80% ही भरें। कम खाएं, लंबा जिएं। चौथा, अच्छे दोस्तों से जुड़ें।
अपनी समस्याओं को साझा करें, हंसें और साथ जिएं। 5वां, अगले जन्मदिन तक फिट रहें, शरीर को हिलाते डुलाते रहें। 6, मुस्कुराते रहें, चेहरे की मुस्कान मन को शांति देती है। 7वां, प्रकृति से जुड़ें, धूल मिट्टी और हरियाली से अपना रिश्ता जोड़ें। 8वां, धन्यवाद दें, हर उस सांस के लिए शुक्रिया कहें जो आप ले रहे हैं। 9वां, आज में जिएं, जो बीत गया उसे भूलें, जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ें, बस अभी में रहें। 10वां, अपने इकिगाई को फॉलो करें, आपके अंदर एक जुनून छिपा है, उसे ढूंढें और उसे अपना जीवन समर्पित कर दें। अंतिम संदेश, आपकी खोज शुरू होती है। नरेशन खत्म करते हुए लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं, आपकी इकिगाई क्या है? हो सकता है आपकी इकिगाई बहुत छोटी हो, जैसे सुबह एक अच्छी कॉफी बनाना या किसी की मदद करना। इकिगाई का मतलब दुनिया जीतना नहीं है, बल्कि खुद की दुनिया में सुकून ढूंढना है। जिस दिन आपको अपना क्यों मिल जाएगा, उस दिन से आप जीना नहीं बल्कि उत्सव मनाना शुरू कर देंगे। ओकिनावा के बुजुर्गों की तरह अपनी इकिगाई को थामे रखिए और आप देखेंगे कि उम्र तो बस एक नंबर है। असली जवानी तो आपके दिल के उस मकसद में है जो आपको हर सुबह जगाता है। तो दोस्तों, ओकिनावा के उन हरे भरे खेतों और नीले समंदर से शुरू हुआ हमारा ये सफर अब यहाँ खत्म होता है। हमने जाना कि लंबी उम्र का राज किसी महंगी दवा या किसी गुप्त फॉर्मूले में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इकिगाई हमें सिखाती है कि जिंदगी को काटने के लिए नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करने के लिए जिया जाता है। शायद आपके मन में भी अभी एक सवाल उठ रहा होगा, मेरी इकिगाई क्या है? हो सकता है कि आपको इसका जवाब आज ना मिले या कल भी ना मिले, और ये बिल्कुल ठीक है। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और किस्सा खत्म। ये तो एक खूबसूरत सफर है। इसे ढूंढने की कोशिश में ही आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने लगेंगे। आज रात जब आप सोने जाएं, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करते वक्त आप दुनिया को भूल जाते हैं? वही छोटा सा बीज आपकी इकिगाई है। उसे पानी दें, उसे बड़ा होने दें। जापान के उस छोटे से गांव ओगिमी के बुजुर्गों की तरफ से मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, जल्दबाजी मत कीजिए, मुस्कुराते रहिए और अपने उस जुनून को कभी मत छोड़िए जो आपको आप बनाता है। क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके हुनर की जरूरत है, और सबसे जरूरी आपकी खुशी की जरूरत है। इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल की किसी कोने को छुआ हो, तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी को अपनी जिंदगी जीने का मकसद, अपनी इकिगाई मिल जाए। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले सफरों पर चलते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी अगली मुलाकात की खबर आपको सबसे पहले मिले। इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपका इकिगाई क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी इकिगाई को जीते रहें।